और ठीक ठाक होंगे। अब हम आ चुके हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट में हम देख रहे हैं मॉक टेस्ट को और मॉक टेस्ट के आगे के सवाल को। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल लिखा हुआ है। सवाल बोला है फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड द लार्जेस्ट इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट। अब देखो ध्यान से, अब बोला गया सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की, वो भी कौन सी, अभाज्य संख्या, और सबसे बड़ी संख्या वो भी सम संख्या, अब वो भी 2 अंकों की। तो अब इसका मतलब ये है कि आपको अंकों की जानकारी होनी चाहिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है और सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है। तो चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले इसी को समझते हैं। ध्यान रखना भैया, जब भी आपसे बोले लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो ध्यान से, 2 अंक कितने, जिसमें कितने अंक होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमारे पास लिखा है ये 1 और ये लिखा है 0, तो ये क्या है, 2 अंक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट पूछा गया है। तो मतलब अगर इससे नीचे जाओगे तो 9 आता है, मतलब 9 के बाद जो आते हैं 2 अंक वो कितने आते हैं, 10 आते हैं। लेकिन हमें चाहिए सबसे बड़ी, तो हम अगर 10 के बाद देखें तो हमारे पास क्या आता है, 100 आता है। लेकिन 100 में देखो कितने अंक हो गए, 1 2 3, लेकिन हमें कितने अंक की संख्या चाहिए, 2 अंकों की। तो हम इसका मतलब मान सकते हैं, इससे एक पीछे आएंगे तो कितना होता है, 99। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया 2 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 99, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या 10 होगी। ध्यान रखना, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10 ही होगी, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99 होती है। ठीक, अब देखो ध्यान से, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट बोल दिया जाए यानी कि सबसे छोटी बोल दिया जाए तो वो होती है हमारी 10। अब 3 अंकों की होगी तो इसमें 999 हो जाएंगे। अगर 3 अंकों की छोटी संख्या होगी तो इसमें 00 हो जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे 9 और 0 ये दोनों ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। लेकिन हमसे 2 अंकों की संख्या नहीं पूछा है, हमें ये पूछा है 2 अंकों की, यानी कि अंक तो सिर्फ 2 होने चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या देखो क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वो होता है जिसमें, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसके मात्र 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद और दूसरा 1 और इटसेल्फ। ये अगर दोनों ही इसके सिर्फ फैक्टर हैं तो हम कहेंगे कि वो कौन सी संख्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो अब देखो ध्यान से कैसे, अब हमें सबसे लार्जेस्ट बोला गया है। सबसे लार्जेस्ट मतलब हम पीछे चलेंगे 100 पे से, तो 100 में जा नहीं सकते क्योंकि 3 अंक हो जाएंगे, 99 में जाएंगे। तो 99 देखा जाता है कि जो 99 है उसमें तो हम 3 से भाग दे सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब इसमें तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, मतलब 99 भी नहीं हो सकती। फिर अगला नंबर देखते हैं हम 98, और 98 इवन नंबर है, इसका मतलब इसमें 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 98 भी नहीं है। अब देखते हैं 97, अब 97 में किसी से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। 97 में किसी से भाग नहीं जाता है क्योंकि 97 जो है वो एक प्राइम नंबर है, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है, इसका मतलब हमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मिल चुकी है 97। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज़ 97। अब हमें एक चीज़ तो मिल चुकी है कि भैया सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या वो है 97, लेकिन इतना हमें ध्यान रखना है, और बोला है इवन नंबर। तो इवन नंबर मतलब सम संख्या। अब देखो ध्यान से, 2 अंकों की सम संख्या, वही बात करेंगे हम। 99 तो सम संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में चला जाता है, और ओड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता है। तो अब हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर 99 की, तो 99 तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन ये सम नहीं है। एक कम करके देखते तो 98 और 8 आ गया, इसका मतलब ये है कौन सी संख्या, सम संख्या, जो कि किससे जा सकती है, 2 से जा सकती है, 2 से डिवाइड हो सकती है। इसीलिए 98 कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, यानी कि हमारे पास हो गया है इवन नंबर। तो अब ये ग्रेटेस्ट इवन नंबर और ये ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, वो भी 2 डिजिट के। अब हमसे पूछा है इन दोनों का सम बताओ। सम मतलब योग। ध्यान रखना, कुछ टेक्निकल वर्ड मैं बता रहा हूँ, ये टेक्निकल वर्ड आपको बहुत काम आने वाले हैं परीक्षा में। जब भी आपसे बोला जाए, कभी भी बोला जाए कि प्रोडक्ट निकालो, नंबरों का क्या निकालो, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर आपसे कहीं ये बोल दिया जाए कि डिफरेंस निकालना है,
अगर आपसे बोल दिया जाए कि डिफरेंस निकालो, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस यानी कि अंतर, हिंदी में इसको कहते हैं अंतर। अंतर मतलब माइनस करना है, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसका गुणनफल इतना है, इसका प्रोडक्ट इतना है, या डिफरेंस इतना है, अंतर निकालो, कुछ भी बोल दिया जाए तो समझ जाना। और अगर सम बोला जाए यानी कि योग बोला, तो इसका मतलब प्लस, तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है। सम मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो आपको इन छोटी छोटी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं भैया क्वेश्चन की तरफ। हमसे बोला था सम, तो सम देखो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कितना है 97, और सम करना मतलब क्या करना, दोनों को प्लस, इसमें करना है 98 में। तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो देखो क्या आता है, 8 में 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है 15, 9 में 9 जोड़ेंगे तो होता है 18, और 1 हो जाता है 19। यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 195। आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 195। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन आज का। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के सामने, बोला है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 17 एंड 37। अब 17 और 37 का आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। किस किस का ज्ञात करना है, 17 एंड 37। अब देखो ये बात अपने आप में ही डिबेट है। अगर आपको ये जानकारी है कि प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी को प्राइम नंबर क्या होती है, तो आपको कभी भी एलसीएम, एचसीएफ, कॉमन फैक्टर इनको निकालने में समस्या नहीं होती। आप चुटकियों में कर सकते हो। चुटकियों में मतलब 1 सेकेंड के भीतर। मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, है ना। देखो ध्यान से, जब भी हमसे बोला जाए कि इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हम ऐसे करेंगे, यहाँ 17 से करेंगे, तो 17 से करेंगे तो किसी से जाता नहीं क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। फिर 37 से देखेंगे तो 37 भी किसी से नहीं जाता है, 37 से ही जाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों ही प्राइम नंबर है। और जब दोनों ही प्राइम नंबर है तो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, किसके अलावा, 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो सभी के पास होता है। दुनिया का कोई भी नंबर हो सभी के पास 1 होता ही है, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि भाई जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और सबका मालिक एक, ठीक। इसीलिए हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन कौन हो जाएगा, 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा, दोनों में 1 होगा, क्योंकि दोनों ही कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है, दोनों ही अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या है, अगर अभाज्य संख्या होती या एक भाज्य होती दूसरी अभाज्य होती तो कौन आता गुरुजी, तो भी आंसर 1 ही आता। अगर दोनों प्राइम है तो भी 1। हाँ, अगर दोनों कंपोजिट है तो उसमें कुछ ना कुछ आंसर आपका अलग आ सकता है, उसके लिए आपको फैक्टर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो आपको कोई फैक्टर नहीं निकालना है, सीधे सीधे आपको सवाल करना है, बस चुटकियों में बस आंसर लगाना और कुछ नहीं करना है, मात्र आंसर लगाना है। चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने रहा, लिखा है इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट 56,951 votes and candidate P got 65,591 votes. Find the total number of votes. अब देखो एक चुनाव में जो उम्मीदवार ए को है ना 56,951 वोट मिले थे तथा उम्मीदवार बी को 65,591 वोट मिले, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। अभी ये तो रद्दी सा क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही रद्दी सा क्वेश्चन है। आपको बस ऐसे ही बोला गया है कि आप बताइए भैया कि दोनों चुनाव में कितना है, तो दोनों को क्या करते भैया जोड़ दो। किस किस को जोड़ना है, 56,000, ठीक है, 591 या 991, 56,991, 56,991 में प्लस करना है, कितना प्लस करना है हमें, 65,591, 65,591। तो देखो ध्यान से, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 5 में 9 जोड़ोगे तो कितने होते हैं, 14, 14 होते हैं, तो 14 का 4 कैरी 1, 9 में 5 जोड़ते तो फिर 14 होते, 14 और 1 कितने, 15, 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 11 होते हैं, 11 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 12, और 5 और 6 फिर 11 होते हैं, तो 11 और 1 कितने जाएंगे, 12। यानी कि उसके जो कुल वोट हो जाएंगे, जो कुल वोट होंगे वो होंगे 1,22,542। तो कुल मतों की संख्या होगी 1,22,000
542। अब देखो ध्यान से, इस प्रकार के प्रश्न हो या किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, जब भी आपसे टोटल पूछा जाए तो आप समझ जाना कि भैया टोटल कर रहे हैं, इसका मतलब है हम सबको जोड़ रहे हैं, सबको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। इसलिए कभी भी इससे निश्चिंत रहना कि क्या करना, जब भी आपसे रिजल्ट पूछा जाए, टोटल पूछा जाए, कंसिक्वेंस पूछा जाए, परिणाम पूछा जाए, तो इसका मतलब होता है आपको सबको प्लस करना है, जोड़ना है, बस इतना ही काम आपको करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भैया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न थोड़ा सा लग सकता है ट्रिकी, बाकी ट्रिकी तो कुछ भी नहीं है। देखो 1/2, 1/4, 1/16, 1/32 क्या लिखा है भैया, 1/2, 1/4, 1/16 प्लस 1/32। अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसमें बोला है कि हमें डेसिमल की वैल्यू बतानी है। इसमें जो वैल्यू बतानी है वो कौन सी वैल्यू बतानी है, हमें डेसिमल की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, थोड़ा सा अगर इसमें ट्रिक लगाएं, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, 4, 2, 4, 16 और 32 का सबका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, और सभी का एलसीएम 32 आएगा। अब देखो कैसे 32 आ गया, जब भी ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखते हैं और डिनोमिनेटर के नीचे क्या क्या दिखता है हमें, 2, 4, 6, यानी कि ऐसे नंबर दिखते हैं जो बड़े नंबर को पूरी तरीके से काट दे। तो अगर एक बड़ा नंबर सभी नंबर से कट जाता है तो वही आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि एलसीएम हो, क्योंकि देखो 2 से भी 32 कट सकता है, 4 से भी 32 कट सकता है, ठीक है, 2 से भी 32 कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 16 से भी कट सकता है। तो इसका मतलब हमारा जो एलसीएम होगा वो कौन होगा, 32। तो एलसीएम तो हमें मिल गया 32, एक बार ऐसे करके देख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, दोनों सभी का एलसीएम कितना हो गया, 32। अब देखो आपको एलसीएम मेथड याद होनी चाहिए। अगर आपको एलसीएम मेथड नहीं याद है तो आप सीख लेना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। जब हम दो नंबर, दो फ्रैक्शन का, दो भिन्नों का गुणा करते हैं तब तो हमारे पास कोई समस्या नहीं होती, हम आसानी से गुणा कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, तिर्यक गुणा करके। लेकिन जब हमारे पास 2 से ज़्यादा होते हैं तब हमें एलसीएम की सहायता लेनी ही पड़ती है, वरना बहुत उलझ जाते हैं। तो देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं, इस 2 से जो डिवाइड में है उसका डिवाइड करते हैं इधर की तरफ, 32 की तरफ। तो 2 से जैसे ही 32 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32, यानी कितना आएगा 16। और जो आता है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर। तो कितना आया है 16, तो 16 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दिया, ये हो गया आपका। फिर अगले की बारी, फिर 4 से करेंगे इसमें, तो 4 8 32, यानी कि 8 बार जाएगा। तो जो आया है उसको ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर भी कौन है, एक ही है, प्लस 16 से काटेंगे 32 को, तो 16 दूना 32, 2 आया, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देंगे जो कि कौन है, 1। फिर 32 का करेंगे 1 में, तो 32 से कम 32, और 1 का गुणा कर देंगे 1 में। इतना हो गया काम। अब देख लो भैया ध्यान से, 1 का गुणा 16 में करोगे तो 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, और सभी को जोड़ के कितना के डिवाइड करना हमें, 32 के, तो जोड़ लेते हैं सभी को। अब देखो ध्यान से, 8 और 2 10, 10 और 16 कितने होते हैं, 10 और 16 26, 26 में 1 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 27/32। अब 27/32 का आपको क्या लगाना है, भाग लगाना है। 27/32 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। अच्छा तुम देखो, 3 से जा सकता है क्या, 3 से तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि 32 तो इवन नंबर है और 27 ओड नंबर है। तो यहाँ पर 32 और 27 का क्या हो सकता है, कैंसिलेशन का लगभग पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें डिवाइड लगाना पड़ेगा। और डिवाइड लगाने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आपको नॉर्मल डिवाइड लगाना है। देखो ध्यान से, 32 से भाग देंगे 27 में। तो देखो ध्यान से, आपको अगर नहीं याद है तो आप ऐसे आराम से यहाँ 27 लिखो और यहाँ पर लिख दो 32। अब 32 सब 27 में अगर भाग देंगे तो देखो नहीं जाएगा, तो नहीं जाने की होती है 0। ठीक, पॉइंट लगा के हम यहाँ पर एक और उतार लेंगे 0। अब देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, 32 का गुणा करेंगे, और कितनी बार करेंगे कि हमें 270 मिल जाए या 270 से कम मिल जाए। तो हम एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं, मान लो अगर यहाँ 30 होता तो 30 दिया क्या होता भैया, 90। ठीक है, 30 दिया क्या होता, 90। और अगर हम इसको 9 बार करते, 3 नाम 27, यानी कि 270 तक हम पहुंच सकते थे। लेकिन ये 32 है, इसका मतलब हम 8 बार तक देख लेते हैं एक बार कोशिश करके। तो 32 × 8, तो 8 दोनों कितना होता है 16, 8 दिया कितना 24, और 1 हो जाएगा 25। यानी कि हम बिल्कुल करीब आप पहुँच चुके हैं। तो करीब पहुँच चुके हैं, तो देख लो ध्यान से भैया कितनी बार गया है, ये 8 बार गया है। कितना आया है, 256 आया है। अब देखो ये 0 लिखा है ऊपर, ये 0 है क्या, ये 0 नहीं है। अगर आपने इसको 0 माना और वही प्रोसेस की, पुरानी प्रोसेस कि सर 0 में से नहीं जाएगा, नहीं जाने की क्या करेंगे, इधर से उधार लेंगे। उधार लेने के बाद इधर थे 7 तो इधर बचेंगे 6, यहाँ आ जाएगा 10, फिर 10 में से 6 जाएगा। इतने में तो सवाल ख़त्म हो जाना चाहिए, इतनी देर नहीं लगती।
हमें क्या करना, अगली बार जब भी हम प्रोसेस करेंगे तो हमारी प्रोसीजर क्या होगा कि ये 0 है ही नहीं, अगर ऊपर हम घटा रहे हैं और अगर 0 हो या छोटी संख्या होती है तो तुरंत मान लिया कर उसके आगे 1 है, यानी कि ये 0 नहीं है, ये 10 है, और 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, क्योंकि अब इसमें से ले लिया था इसलिए 7 भी नहीं है, ये 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1 और 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। अब एक पॉइंट लगाने के बाद हम हर बार अपने मन से एक 0 उतार सकते हैं, ये हमारे पास सुविधा होती है कि एक बार पॉइंट लग चुका है तो आपको बार बार पॉइंट नहीं लगाना है, एक ही बार पॉइंट लगता है, किसी भी डेसिमल में एक ही बार लगेगा। तो आप अपने मन से, आपकी अपनी इच्छा से पॉइंट यहाँ पर उतार सकते हैं, मतलब 0 उतार सकते हैं, एक 0 आप उतार सकते हैं, ले सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से, 32 का इस बार देना है, इतनी बार देना है कि आपके पास क्या आ जाए, आपके पास आ जाए 140। तो अगर हम देख लेते हैं 30 तिया 90, हमने बोला 30 को पकड़ के चलते हैं एक नॉर्मल वैल्यू, 30 तिया कितना होता है 90, ठीक, और 3 चुका होता है 12, 120। तो हम 32 से 4 बार देख लेते हैं, ठीक है, हो सकता है हमें मिल जाए। तो 32 अगर 4 बोलेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक। अगर 128, अगर 128 में वापस 32 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2, 3 और 2 कितने 5 और 1 कितने 6, और ये 160 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में क्या हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हम कितनी बार में लेंगे, सिर्फ 4 बार में ही लेंगे। कितनी बार में लेंगे, 4 बार में, ठीक है। तो 4 दूने कितना 8, 4 तिया 12, तो 4 बार में लेंगे तो कितना आता है 128, और 10 है ये। अब वापस वही वाली बात है, हमें वो नहीं करना है कि 0 है, 10 है, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब ये 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0। तो अब देखो 0.84 क्या देखना हमें आया है भैया, उत्तर हमारा 0.84। तो जहाँ भी जिस ऑप्शन में भी आपको ये दिख जाए, देखो आपको पूरे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर आप पूरा सोल्व कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप क्या करना है, आपको सिर्फ दशमलव के बाद आपको सिर्फ 2 संख्या निकालनी है, और 2 संख्या क्या, 2 क्या, 1 भी निकाल दोगे आप। अगर एक ही ऑप्शन में है तो उसको लगा दोगे। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो 0.0.84567 कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर 0.84 लिखा है तो मतलब वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। आपको उसको और सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 0.84 के बाद जो भी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। पूरा सोल्व करने की आवश्यकता हमें बिल्कुल नहीं है, पूरा सोल्व करने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम नॉर्मल आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू। आपको सिर्फ क्या चेक करना है, ऑप्शन चेक करना है, और ऑप्शन चेक करके आप आराम से निकाल सकते हैं। चलो बढ़िया है भैया, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसके बाद अगला प्रश्न है ना, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम करेंगे सवाल को, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। देखो ध्यान से बोला कि एक घन की जो भुजा है, एक घन की जो भुजा है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो हम मान लेते हैं घन, और घन क्या होता है भैया, घन एक ऐसी आकृति होती है ना, घन एक ऐसी आकृति होती है। देखो ध्यान से, घन कैसी आकृति होती है, घन एक ऐसी आकृति होती है जो कि मिलके बनती है स्क्वायर से, यानी कि वर्ग से मिलके बनती है। अगर हम बहुत सारे वर्गों को एक साथ जोड़ लें तो बनने वाली जो आकृति होती है वो हमारी घन होती है। जो बनने वाली आकृति होती है वो कौन होती है, हमारी घन होती है। ध्यान रखना, क्या होती है वो आकृति, हमारी घन होती है। तो अब देखो ध्यान से, घन, घन मतलब क्यूब। अब क्यूब की जो सारी साइड होती है, क्यूब की जो सारी साइड होती है, क्यूब की सारी साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान रखना, क्यूब की सारी साइड आपस में क्या होती है, बराबर, यानी कि ए बी सी, लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ, ठीक, ऊंचाई, सब कुछ बराबर होती है। तो अब सब कुछ बराबर होती है तो हम मान लेते हैं कि सिर्फ इसमें ए ही होता है। तो ए बराबर आपको कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और हमसे ये बोला है कि ए बराबर 24 सेंटीमीटर है तो आप घन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, क्षेत्रफल ज्ञात करना, एरिया निकालना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। एरिया ऑफ क्यूब, आपको क्या निकालना, क्यूब का एरिया। एरिया कैसे आया है ये सब बात की बात है, लेकिन अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इतना समय अब हमारे पास नहीं है कि हम सभी चीज़ों को डिटेल में देखें कि फॉर्मूला कैसे बना, क्या हुआ, वो सब हम आपको बाद में बताएंगे डिटेल में। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, आगे जाएंगे, आप जब नवोदय में सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा अचानक से
सब कुछ पता चल जाएगा जब आप अगली क्लास में जाएंगे कि कैसे फॉर्मूला बना है। लेकिन अभी तो इतना देख लो कि फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a का स्क्वायर होता है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास 6 है इसे ऐसा का ऐसा, ए स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो ध्यान से क्या होता है, जिसके ऊपर जितनी पावर लगी होती है उसका उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब यही होता है, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर लगी है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जिसकी जितनी पावर उसका उतनी बार करेंगे मल्टीप्लाई, जिसकी जितनी पावर उसका उतनी ही बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई करने के लिए नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जिसकी जितनी पावर उतनी बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 24 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है। अगर आपको स्क्वायर याद है 30 तक, मैंने आपसे कहा था आपको किसी भी कंडीशन में 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 10 तक आपको क्या याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, तो आप बेहतर तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हो। लेकिन समस्या ये हो गई कि आपको याद नहीं है। लेकिन अगर याद नहीं है तो क्या करना है, 24 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार करना है। बाहर करना 2 से नहीं करना है। तो 24 का 24 में गुणा करते हैं तो आता है 576। 24 का 24 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 576। तो हमारे पास आ गया 576 आ गया 24 का स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है। फिर अब 576 में हमें किससे गुणा करना है, 6 से गुणा करना है। तो 6 से गुणा करते हैं, 6 जब कितना होता है 36, यानी कि कैरी कितनी 3 आ गई। फिर 6 का 7 में करेंगे, 6 7 जा 42, 42 में 3 जोड़ देंगे तो 45। अब देखो ध्यान से, 6 5 जा 30, 30 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो होगा 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों लिखा गुरुजी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने का मकसद ये है कि सेंटीमीटर जो स्क्वायर होता है ना, ये हमेशा एरिया की यूनिट होती है, ये क्षेत्रफल की यूनिट होती है। तो जब भी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, तो हम हमेशा स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। हम हमेशा कौन सी यूनिट लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। ठीक है, जब भी हम किसकी बात करेंगे, एरिया की बात। और जब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे, और जब भी हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जब भी निकालते तो हम हमेशा है ना क्यूबिक सेंटीमीटर में या क्यूबिक मीटर में बात करेंगे। और जब भी हम क्या निकालेंगे, एरिया, तो हम हमेशा बात करेंगे आपकी स्क्वायर की बात। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। यदि 2 पूरक कोणों के बीच का अंतर 8 डिग्री है तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री, पहले तो ये समझते भैया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, सुना सुना। देखो कैसे सुना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ध्यान रखना भैया, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जो कौन से एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो एंगल होते हैं जिन 2 एंगल का सम किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। यानी कि जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उन कोणों को बोला जाता है पूरक कोण। ठीक है, ध्यान रहेगा अगली बार से कि जब 2 कोण होते हैं उनका योग 90 के बराबर होता है तो उनको बोलते हैं पूरक कोण। और अगर उन्हीं 2 कोणों का योग, अगर उन्हीं 2 कोणों का योग, अगर उन्हीं 2 कोणों का योग a प्लस बी बराबर 180 हो जाता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट एंगल। यानी कि जब 2 कोणों का योग 180 हो जाता है तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, एक होता है पूरक, दूसरा होता है संपूरक। संपूरक कौन होगा, संपूरक वो होगा जिसका जो सम हो जाएगा वो 180 के बराबर, और पूरक कौन होगा जिसका सम, जिसका योग किसके बराबर, 90 के बराबर। तो अगर सम 90 के बराबर है तो वो कौन होगा भैया, पूरक कोण। और अगर सम यानी कि जो योग है वो 180 के बराबर है तो क्या होगा, वो संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट एंगल होगा। तो हमसे कॉम्प्लीमेंट पूछा है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस ये ध्यान रखना, इतना लिख लेना। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। उसने बोला कि 2 कॉम्प्लीमेंट एंगल में से जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 डिग्री का है। यानी कि एक तो x मान लेते हैं छोटा वाला, और एक 8 का अंतर है, 8 का गैप है। तुम चाहो दोनों का तीस कर सकते हो, एक तो बड़े को x ले सकते हो या फिर छोटे को ले सकते हो, लेकिन उसके लिए देखो करना पड़ेगा। अगर आपने क्या लिया, छोटे वाले नंबर को, यानी कि स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल जो नंबर है छोटा वाला है उसको क्या मान लिया, x, और जो ग्रेटर है ना, जो ग्रेटर है उसको क्या मान लो आप, x प्लस 8।
दोनों चीज़ कर सकते हो, या तो आप बड़े को x मान लो, छोटे को x-8 भी मान सकते हो, तो भी वही सेम उत्तर आएगा। हम प्लस करके देख लेते हैं। तो देखो ध्यान से क्या होगा, हमें बोला गया कि इन दोनों का योग कितने के बराबर होता है, 90, क्योंकि कौन सा एंगल है ये, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री तो हम लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 8, यानी कि ये a की वैल्यू x, b की वैल्यू x प्लस 8, और ये दोनों ही किसके बराबर है, ये दोनों ही 90 के बराबर है, दोनों ही 90 के बराबर। और अगर दोनों ही 90 के बराबर है तो देखो ध्यान से एक x कितना x, 2x। अब देखो ध्यान से ये 8 इधर प्लस का, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। और ध्यान देना भैया, जब भी हम यहाँ से 2x बराबर 90 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 82। तो अगर हमें देखो ध्यान से वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो x ऐसा का ऐसा। अब ये 2 कहाँ पर है, ऊपर, तो 2 कहाँ चला जाएगा, 82 के नीचे, और 2 से काटेंगे तो 2 चुक 8 और 2 एकम 2, यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो 41 पर रुक जाओ, ज़रा रुक जाओ। ये वैल्यू आई है x की, और हमसे बोला जो x था वो तो हमने माना था छोटा है, तो हमसे पूछा कि आप बड़ा याद करो। हमसे क्या पूछ लिया उसने, बड़ा, तो बड़ा है, इसका मतलब बड़ा कौन सा है, x प्लस 8, यानी कि जो x की वैल्यू आई है इसमें क्या जोड़ देना हमें, 8, यानी कि 41 में क्या जोड़ देंगे, 8, तो कितना हो जाएगा 49। यानी कि आपका जो सही जवाब है, जो बड़ा एंगल है वो कितने डिग्री का है, वो एंगल है आपका 49 डिग्री, और जो छोटा एंगल है वो कितने डिग्री का है, 41। आपसे दोनों पूछे जा सकते हैं, आपसे कभी कभी बड़ा भी पूछ लेगा, आपसे कभी कभी छोटा भी पूछ लेगा। और इसी चैप्टर में से बहुत अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको देखो ये तो बहुत स्टैंडर्ड का है, हाई लेवल का, लेकिन इससे भी छोटा प्रश्न आ सकता है आपके पास। आपको बस इतना बोल दिया जाएगा कि 2 पूरक कोणों में एक कोण इतने डिग्री का है तो दूसरा कोण कितना होगा। उसमें कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू, तो इसमें से एक वैल्यू दी जाएगी, उस दूसरी वैल्यू को आपको निकालना, तो इस वाले को उठा के उधर लेके चले जाना, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अगर ऐसा आता है तो प्रश्न, अगर आएगा तो बहुत सिंपल आएगा, बहुत आसान होगा, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भैया कि हर एक चीज़ हम बारीक से पढ़ें। देखो ध्यान से, आप बहुत सारे प्रश्न पढ़ लो, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लो, बहुत सारी किताबें पढ़ लो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। अब जो हमारे पास समय बचा है वो बचा है रिवीजन का। जितना आपने पढ़ा है वो काफ़ी है, वो इनफ है, बस आपको रिवीजन करना है। ठीक, नया कुछ नहीं पढ़ना है, नए पढ़ने पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, जो पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करना है। हाँ, वो अलग बात है ना, कि अगर आपने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है तो आप जितना चाहे उतना तो पढ़ ही सकते हैं, और हमें बता भी सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो उसमें हम आपकी मदद कर सकें। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, तब तक के लिए है ना, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।